अब एक बड़ा सवाल उन नेताओं की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को लेकर भी है, और यह बात आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके इस बारे में क्या विचार है। आप जिस भी कंपनी में नौकरी करते होंगे या आप अपना कोई कारोबार करते होंगे, अगर आप अपने कारोबार में, अपनी दुकान में, अपने व्यवसाय में नहीं जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे या आपके कस्टमर आपसे नाराज हो जाएंगे, तो आपका जो पूरा धंधा है चौपट हो जाएगा। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं, किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और आपको जो टारगेट्स दिए गए हैं वो अगर आपने पूरे नहीं किए तो भी आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आपका जो पूरा ग्रोथ है, आपकी जो प्रमोशन है वो रुक जाएगी। हर जगह यही होता है, आपके साथ, हमारे साथ, इससे कोई अछूता नहीं है। किसी फिल्म स्टार की अगर लगातार 2-4 फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो वो घर पर बैठ जाता है, फिल्में मिलनी बंद हो जाती हैं। किसी खिलाड़ी का अगर प्रदर्शन लगातार खराब हो तो टीम से बाहर कर दिया जाता है, वो भी अपने आकर घर बैठ जाता है। ये सबके साथ लागू होता है। एक ही वर्ग ऐसा है जिस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, और वो है हमारे देश के नेता, और खास तौर पर वो नेता जो अपने परिवार की पार्टियों को चलाते हैं। वो चाहे कितनी बार हारें, वो चाहे कितनी बार जीरो पर आउट हो जाएं, चाहे उनकी बॉल पर एक के बाद एक छक्के पड़ते रहें, चाहे उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली जाएं, उनका परफॉर्मेंस लगातार खराब रहे, लेकिन तब भी वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष और अपनी पार्टी के मुखिया तब भी बने रहेंगे। पंजाब में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। सारे बड़े बदलाव राहुल गांधी ने और गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने अपनी मर्जी से किए। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला था, चाहे चन्नी को बनाने का फैसला था, चाहे सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का था, और चाहे चन्नी और सिद्धू को लड़ने के लिए छोड़ देने का फैसला था। ये सारे फैसले राहुल गांधी ने लिए। आज जब उनकी पार्टी वहां बुरी तरीके से हार गई तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से हार गए, क्योंकि वो पहले ही कांग्रेस का बंटाधार कर चुके थे और हमारे लिए उसे रिकवर करना मुश्किल था। तो इस हार का ठीकरा भी उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर डाल दिया और राहुल गांधी साफ साफ बच गए। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके इन चुनावी नतीजों को स्वीकार करके इनसे सीख लेने की बात कही है, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा कि वो खुद इस हार के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और वही इस हार के लिए दोषी भी हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ा गया। कांग्रेस का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले और ज्यादा खराब हुआ। 2017 में 7 सीटें मिली थी, इस बार सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। इसके अलावा 2017 के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 6% से 2.5% पर आकर गिर गया है। सोचिए, अगर ये नौकरी कर रही होती तो अब तक तो नौकरी से इस्तीफा देने की नौबत आ जाती या इन्हें निकाल दिया गया होता। इस बार कांग्रेस, उनका जो गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, वहां पर भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। पिछली बार रायबरेली में उसने 2 सीटें जीती थी। अब सवाल है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व की क्षमता पर क्या सवाल उठाया जाएगा? क्या उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? चन्नी को दोष दे देना बड़ा आसान है, अमरिंदर सिंह को दोष दे देना बड़ा आसान है, सिद्धू से इस्तीफा ले लेना भी बड़ा आसान है, लेकिन मजा तब आएगा जब कोई ये कहे कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए और दोनों भाई बहन को कहना चाहिए कि हां, हम खुद हार की जिम्मेदारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आज तक समाजवादी पार्टी को कभी भी एक बार भी यूपी में चुनाव नहीं जिता पाए हैं। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने भी थे, उस समय वो चुनाव उनके पिता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर लड़ा गया था। तब मुलायम सिंह यादव एक्टिव थे और बाद में उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, खुद नहीं बने, यह अलग बात है। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने जितने भी चुनाव लड़े उसमें कभी भी समाजवादी पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। इस बार भी वो अपनी पार्टी को लड़े, अच्छा, लेकिन जिता नहीं पाए। लेकिन तब भी क्या उनसे कोई सवाल पूछा जाएगा? इसलिए सवाल हमारा उनसे भी यही है कि क्या वो इस हार की जिम्मेदारी खुद लेंगे? और इसी तरह आप मायावती की बात कर लीजिए। मायावती की बीएसपी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिली है, लेकिन क्या बीएसपी के नेता मायावती से उनका इस्तीफा मांगने की हिम्मत दिखा पाएंगे? सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आज वो खुद भी चुनाव हार गए, पार्टी को भी चुनाव हरवा दिया। आज वो अगर भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहे होते और लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट हो जाते तो अब तक टीम से बाहर कर दिए गए होते। वो बात ये जानते हैं क्योंकि वो क्रिकेट खुद खेल चुके हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता, और सिद्धू ने भी आज बाकी नेताओं की तरह जनता के इस फैसले को स्वीकार करने का ट्वीट कर दिया। कहा कि मैं जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं और आम आदमी पार्टी को बधाई देता हूं। अरे बधाई तो आप देंगे ही, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या आपने एक बार भी यह माना कि पार्टी मेरी वजह से हारी है और मैं इस्तीफा देता हूं?
इसी तरह क्या अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल आज हार की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे? सच ये है कि ये पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती हैं और ये परिवार की पार्टियां हैं, ये इनके घर की पार्टियां हैं। तो फिर जब अपने ही घर की पार्टी हो तो इन्हें फिर कौन निकालेगा? आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। आपको आज सुनना चाहिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा का इस बार कांग्रेस को क्या योगदान था। इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा वहां सबसे बड़ा चेहरा बनी हुई थी कांग्रेस पार्टी का और उन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया। लड़की है, लड़ सकती है। लेकिन अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया था, तो उनका दोगलापन अमेठी में प्रतिबिंबित हो चुका है। और जहाँ तक श्रीमती वाड्रा की उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, ये मैं कह चुकी हूँ आज कि वो आई थी ये संकल्प लेके कि प्राण फूकेंगे अपने संगठन में, पार्टी फूक कर जा रही हैं। बादल हार गए, चन्नी हार गए, सिद्धू हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, हरीश रावत हार गए। यानी राजनीति के जो बड़े बड़े महाराजा थे वो इस बार हार गए और प्रजा जीत गई। इसे क्या आप कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस? सुधीर जी, आज मेरे लिए कार्यकर्ता होने के नाते एक विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षा एक महिला है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक महिला संगठक के हाथों में बागडोर दी और एक ऐतिहासिक जीत हम मणिपुर में भी देख रहे हैं। जहाँ तक कि संदेश का सवाल है, मुझे लगता है विशेषतः उत्तर प्रदेश का परिणाम हम सबके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सुखद संकेत है। बार बार उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में जब चर्चा होती तो राजनीतिक विशेषज्ञ जनता के वोटों को समुदाय, व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष और जाति के आधार पर बांटते। आज उत्तर प्रदेश की जनता उस बंटवारे से उभर कर विकास का दामन थामकर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बना रही है। ये सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी एक सुखद संदेश है। और आपकी पार्टी ने देश को आज एक नया शब्द दिया है, वो है प्रो इनकम्बेंसी। इससे पहले हमारे स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स होते थे सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे। आज से मुझे लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी वेव को भी फैक्टर किया जाएगा। सुधीर जी, जैसा कि आपने कहा, आज प्रजा जीती है, आज विकास जीता है। ये जीत मोदी की तपस्या की जीत है। उसके लिए मैं जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती हूँ और नरेंद्र भाई और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। जब किसी मैच में कोई खिलाड़ी अपना आखिरी मैच खेल रहा होता है या अपनी आखिरी पारी खेल रहा होता है तो लोग खड़े होकर तालियां बजाकर उस खिलाड़ी को अलविदा कहते हैं। आज के इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं, इसमें आपको ऐसा कौन सा खिलाड़ी दिखाई दे रहा है जिससे आपको ऐसा लगता है कि शायद ये उनका आखिरी मैच हो सकता है, इसलिए खड़े होकर उनके लिए आज ताली बजाने का दिन है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो नाम है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। मायावती एक ज़माने में 200 से ज़्यादा सीट लेकर आई थी और मायावती के बारे में हम आपको बताएंगे अभी कि क्या मायावती की ये आखिरी पारी हो सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार से ये बात स्पष्ट हो गई है कि केवल दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने से चुनाव में दलित वोट अब नहीं मिलते। पहले का ये पुराने जमाने की राजनीति होती थी कि जो वोट चाहिए उस जाति के कैंडिडेट को टिकट दे दीजिए या मुख्यमंत्री बना दीजिए या किसी बड़े पद पर बैठा दीजिए। कांग्रेस की बड़ी पुरानी परंपरा रही है कि किसी जाति को, किसी वर्ग को खुश करना है तो उनके किसी नेता या उनके धर्मगुरु के नाम पर या तो छुट्टी का ऐलान कर देते थे या किसी सड़क का नाम रख दिया करते थे और ये वर्ग बस उतने में ही खुश हो जाता था। अब आप सोचिए, सड़क का नाम रखने से या एक छुट्टी डिक्लेयर कर देने से उस वर्ग का क्या फायदा होने वाला है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार भी ये सोचा कि चन्नी को बना देते हैं, सारे दलित वोट मिल जाएंगे और दलित वोट थे 33%। और राहुल गांधी को लगा कि उन्होंने भयंकर बहुत बड़ा फॉर्मूला इजाद कर लिया है। गांधी परिवार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया और चन्नी को इसलिए बना दिया मुख्यमंत्री क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन कांग्रेस का यह दांव सुपर फ्लॉप हुआ और चन्नी खुद भी हार गए और पार्टी को भी हरा दिया। इसका सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया और सोचिए, ये सारे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए जो कि दलितों की पार्टी नहीं है। आज बड़ा सवाल यह भी है, क्या मायावती का राजनीतिक करियर अब समाप्ति की ओर है? बीएसपी को उत्तर प्रदेश की 403 में से सिर्फ एक सीट आज मिली है। पिछली बार उसने 19 सीटें जीती थी, आज एक जीती है। तो धीरे 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 आप देखिए कैसे समाप्ति की ओर है। इसी तरह पंजाब में बीएसपी ने अकाली दल के साथ चुनाव लड़ा था, वहां पर भी उसे एक ही सीट मिली है। यानी मायावती का हाथी आज इतना कमजोर हो चुका है कि वो सही से ठीक से चल भी नहीं पा रहा।
मायावती दलित और पिछड़ी जातियों के वोटों की राजनीति करती थी और बीएसपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने वाली इकलौती पार्टी बताती थी और अपने आप को अंबेडकर का उत्तराधिकारी पार्टी कहती थी। लेकिन आज अंबेडकर के नाम पर होने पर इस राजनीति को अरविंद केजरीवाल ने टेक ओवर कर लिया है। यानी आज से अंबेडकर को अरविंद केजरीवाल ने ले लिया और वो अंबेडकर को अपना आदर्श बताने लगे हैं। यानी मायावती के पास अब ना तो अंबेडकर बचे, ना विधायक बचे और ना ही जमीनी स्तर पर उनके वोटर बचे। और ऐसा लगता है कि उनके नेतृत्व में बीएसपी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो आज अगर आप चाहें तो खड़े होकर मायावती के लिए ताली बजा सकते हैं। मायावती ने क्रांति बहुत की है, मायावती का योगदान कम नहीं है। और जो आज हमारे देश के जो दलित हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, वो जरूर ये मानेंगे कि बीएसपी जो पार्टी थी, बीएसपी ने उन्हें सम्मान दिलाया, खड़ा होना सिखाया, अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन अब वो अध्याय समाप्ति की ओर है। अब आपको ये बताते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं का क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने हवा तो बड़ी बनाई थी कि बीजेपी हार रही है और अखिलेश जीत रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के छोड़कर अब जा रहे हैं अखिलेश के पास। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे। उन्हें बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने 40,000 वोटों से हरा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ दी थी, आपको याद होगा, लेकिन छोड़कर भी जीत नहीं पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही योगी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी भी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में गए थे और इस बार नकुड़ सीट से वो चुनाव हार गए। धर्म सिंह सैनी बीजेपी के मुकेश सैनी से चुनाव हार गए। हालांकि एक और ऐसे ही नेता जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी में गए थे, दारा सिंह चौहान, मऊ जिले से, वहां की घोसी सीट से वो चुनाव जीत गए हैं। तो इनका दांव चल गया। और आखिर में अब राष्ट्रीय राजनीति पर इन चुनावों का क्या असर होगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। इसी साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का प्रभाव बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत फायदा मिलने वाला है और ये चुनाव इसी साल जुलाई में होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ब्रांड मोदी है वो और ज्यादा मजबूत ये ब्रांड हुआ है और लोगों ने ये समझ लिया है, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े नेता थे कोविड के बाद से उनकी लोकप्रियता घटी है। शायद पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे नेता हैं कोविड के बाद जिनकी लोकप्रियता और बढ़ रही है। और पश्चिमी मीडिया तो आप समझिए कि बेसब्री से इंतजार कर रहा था और ये कह रहा था कि ये जो चुनाव हैं ये असल में मोदी के ऊपर रेफरेंडम है, मोदी की लोकप्रियता का इससे पता चलेगा। अब ये देखना होगा कि पश्चिमी मीडिया जो है वो आज के चुनावों पर कैसे मोदी की तारीफ लिखता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आखिरी बात जो आपको कहकर जा रहे हैं वो ये कि राष्ट्रीय राजनीति में अब एक नई एंट्री हो चुकी है अरविंद केजरीवाल के जरिए और पंजाब में एक ऐसी सरकार आ गई है जो अब केंद्र सरकार को और मोदी को बिल्कुल भी सहयोग नहीं देगी। ये संघीय ढांचे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पंजाब बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डरिंग स्टेट है, पंजाब के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और विपक्षी दल जो आपस में मिलकर एक नया गठबंधन बनाना चाहता है, अब उसमें अरविंद केजरीवाल फ्रंट लाइन में आकर बैठ जाएंगे। अब वो शरद पवार से पीछे रहने वाले नहीं हैं, अब वो ममता बनर्जी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव आने वाला है, दूसरे राज्यों में चुनाव आने वाला है और केजरीवाल की कोशिश ये होगी कि सरकार भले ही ना बना पाए लेकिन अब हर राज्य की विधानसभा में उनके 2-4 सीटें जरूर होनी चाहिए। और जब तक अगला लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, तब तक केजरीवाल अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर लेंगे। और कौन जानता है कि 2024 नहीं तो उसके अगले बार 2029 में हो सकता है अगला चुनाव बीजेपी वर्सेस अरविंद केजरीवाल ही लड़ा जाए, क्योंकि आज शाम से ही उनके मन में प्रधानमंत्री के सपने आने लगे हैं और वो अब बहुत बड़ी तस्वीर अपने सामने देखते होंगे। लेकिन बीजेपी को यह देखना है कि अभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले रही है। जहां जहां कांग्रेस हट रही है, कांग्रेस का सारा वोट आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है। और बीजेपी के लिए कांग्रेस को हराना तो आसान था, क्योंकि वहां राहुल गांधी थे, वहां प्रियंका गांधी वाड्रा थी, जिन्होंने बहुत मदद की है बीजेपी की। लेकिन आम आदमी पार्टी को हराना आसान नहीं होगा। दिल्ली में बीजेपी उन्हें नहीं हरा पाई है और पंजाब में भी उन्हें हरा पाना अब आगे चलकर बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए राष्ट्र की राजनीति जो आ रही है उसमें भी अब एक नए समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।
नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.